Namaskar, myself Dr. Pramod Kumar Gupta. I am teaching today about plagiarism. We have seen what is plagiarism, what are types of plagiarism, uh, what are plagiarism softwares we have, and working system of plagiarism softwares. If you have some questions about plagiarism based on yesterday's lecture, so you can raise with me. Please write in chat box. Please write in chat box your query about plagiarism. Perhaps you have not any question related to plagiarism. We have seen completely the theoretical part of plagiarism, and I have told you very well all types of plagiarism. मैं कल आपको साहित्यिक चोरी के बारे में विस्तार पूर्वक बता चुका हूं। उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, और मैंने आपको कल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया हुआ प्लेगरिज्म पर जो एक्ट है उसके बारे में भी विस्तार से आपको बताया था। वहां पर जो 4 लेवल हैं वो भी मैंने आपको बताए हुए थे, और मैंने आपसे कहा था कि इन दिस 4 लेवल, फर्स्ट लेवल इज कंसिडरेबल. फर्स्ट लेवल 0 to 10. If your research work has only 10% plagiarism, then your research work will consider by your university for depositation. Okay. और सेम यही कंडीशन रिसर्च पेपर्स के लिए भी होती है। जर्नल्स अपने वेबसाइट में लेवल ऑफ प्लेगरिज्म, लेवल ऑफ सिमिलरिटी का लेवल मेंशन करते हैं। जो भी रेपुटेड जर्नल्स हैं elsewhere, there are many reputed journals elsewhere, says, rootlag, uh, scopus and ISI enabled journals, ये सारे के सारे अपना कंसिडरेबल लेवल ऑफ प्लेगरिज्म अपनी वेबसाइट में मेंशन करते हैं, और कभी कभी ये 10% से ऊपर भी होता है, कुछ लोग 11%। वहीं some databases, some journals accept 15% plagiarism. It is a different ratio from different database and journals. हम्म, तो अब यहाँ पे एक सवाल है, there is a big question for plagiarism. We have seen many types of plagiarism, but Indian research scenario, we are looking only similarity and duplicity or matching. Basically, in Indian research scenario, in Indian research depository, check only
सिमिलरिटी, डुप्लीसिटी एंड मैचिंग। हमारे यहाँ जो शोध को लेकर के जो भी एजेंसियां काम कर रही हैं, स्पेशली इन्फ्ली नेट और स्पेशली सावित्रीबाई फुले जर्नल्स कंसोर्टियम, केयर की जहां से लिस्ट ऑपरेट होती है, वो कंसोर्टियम, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दोज आर वर्किंग ऑन plagiarism, on PhD thesis and research papers. So those both institutions are accepting only 10%. तो आपका जो वर्क है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ आपको एक छोटी सी छूट भी मिली हुई है, और वो छूट ये है, वो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप चेक करते हैं या चेक कराते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट फॉर मी कि मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, फोर्थ, फिफ्थ थारोली डिटेल में बताऊं, क्योंकि दोज आर डिफरेंट, दोज हैव different different matters. In introduction, in your research, have approx 5 chapters. Generally, you make first chapter of introduction, second review researches, third research methodology, fourth interpretation and results, and fifth uh, discussion. And many universities consider sixth chapter. It is your summary, जिसको हम समरी के नाम से, संक्षेपिका के नाम से जानते हैं। तो लगभग जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, ये 5 चैप्टर वाले थीसिस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है, पहले में प्रस्तावना से संबंधित जितना भी आपके डेफिनीशंस होते हैं, आपके वेरिएबल से रिलेटेड डेफिनीशंस होते हैं, आपके शोध प्रकरण से या शोध समस्या से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी होती है, जो भी शब्दावली होती है, उसका विस्तार आप इसमें करते हैं। और सेकंड में आप रिव्यू करते हैं, संबंधित साहित्य, शोध साहित्य का अध्ययन करते हैं। तीसरे में आप शोध रिसर्च डिजाइन पे काम करते हैं, आपके शोध का क्या डिजाइन है इस पे काम करते हैं। फोर्थ में आप जो भी, अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है, if it is based on quantitative calculation, if you are collecting your data by sample in a numerical mode, so you can calculate calculation in your fourth chapter. और फिफ्थ में आप करते हो डिस्कशन, इट इज बेस्ड ऑन डिस्कशन। फिफ्थ चैप्टर में जो भी फोर्थ में आपने you have done your calculations and you have gotten your results, जो भी आपने वहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं, जो भी आपने टेस्ट यूज किए हैं, उन टेस्ट का जो भी आप परिणाम पाते हो, वो आप चौथे अध्याय में रखते हो। और उन चौथे परिणामों से आप अपनी क्या बात कहना चाहते हैं, या आपके परिणाम क्या सिद्ध कर रहे हैं, इस पर आप बात करते हैं पांचवें चैप्टर में। और इन समरी, यू नो वेरी वेल कि इट इज जिस्ट ऑफ योर वर्क। संक्षेपिका में आपके पूरे पांचों अध्यायों का निचोड़ होता है। और अब अगर हम डिटेल में जाएं, कि जैसे पहले चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इंट्रोडक्शन, it is based on your basically we seek the basis of your research topic. हम भूमिका बनाते हैं अपने रिसर्च टॉपिक तक पहुंचने के लिए। हम उस सिनेरियो का जिक्र करते हैं, अप्रॉक्स 1 और इन
1 or 2 pages, we write the इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के लास्ट में हम अपनी बात कहते हुए हम पहुंचते हैं अपने शोध प्रकरण तक। और उसके बाद हमारे शोध में जो भी कीवर्ड्स आए होते हैं, वी यूज सम कीवर्ड्स इन आवर रिसर्च टॉपिक वेयर वी डिफाइन दोज कीवर्ड्स। आफ्टर इंट्रोडक्शन वी डिफाइन दोज कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स related to your variable, related to your sample, related to your place, related to your condition. It is based on topic. आपके टॉपिक को यहाँ पर उसकी व्याख्या की जाती है। सपोज दैट आप एक क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। सपोज दैट कि आप प्रवासी मजदूरों पे काम कर रहे हैं। अगर उनकी समस्याओं पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द हु इज माइग्रेंट लेबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेंट लेबर, आप इसको वहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद उन माइग्रेंट लेबर्स की समस्याओं, स्पेशली उनकी अर्निंग से रिलेटेड, इफ यू आर टॉकिंग about earning problems of migrant laborers, then you will explore what are the characteristics of this problem, what are the meaning of earning of migrant laborers, कितने तरीकों से वो करते हैं, क्या परिभाषा है। सपोज दैट अगर आप साइंस में कोई काम कर रहे हैं, साइंस में आप केमिस्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में अगर आप कोई ऑर्गन लेते हैं, इफ यू चूज the topic related to chemistry, then you have to define uh, those keywords in your first chapter. Then you have to write your objective of this research work. इसके बाद आप अपने शोध कार्य के प्रथम अध्याय में इस शोध के उद्देश्य लिखते हैं। Many universities consider the research questions. It is based on conventions. In India, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि we are having 931 कबीलाज in India. पैंडेमिक के पहले हमारे पास 931 कबीले थे। हम अक्सर बात करते थे कि डीयू में ऐसा रिसर्च होता है, इलाहाबाद में ऐसा होता है, चेन्नई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, बीएचयू में ऐसा होता है, या पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। आई डोंट नो एनीथिंग, आई नो वेरी वेल कि रिसर्च में कैसा होता है। हमको हमने ये जो कन्वेंशंस बना लिए थे, सम यूनिवर्सिटीज कंसीडर रिसर्च क्वेश्चंस, सम यूनिवर्सिटीज कंसीडर ऑब्जेक्टिव्स। जहाँ जैसा कन्वेंशन हुआ, जहाँ जैसी परंपरा हुई, और धीरे धीरे जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम आती है कि हम पहले अध्याय में we face the problem in first chapter related to plagiarism definition. If we use some definitions related to our work, then plagiarism software will tell us to detect in plagiarism कि अगर हम प्लेगरिज्म चेक करते समय पहले अध्याय में इन परिभाषाओं में अगर अपना व्यू नहीं लिखते हैं, we have to mention the definitions, but yet we have to mention citation. We should use citation, and we should write our opinion about those uh, definitions.
यहाँ पर हमको एज इट इज डेफिनेशंस भी यूज करनी है, ये 10% के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, और यहीं पर हमको कहीं ना कहीं उन डेफिनेशंस को एक्सप्लोर भी करना है. We should explain the all definitions in our own words. हमारे अपने शब्दों में भी हमें उन परिभाषाओं की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने शब्द होंगे. If we will describe in own words, then ये plagiarism software will not tell plagiarize matter. Why? Actually, we are doing in own words. So you should give their definitions with citation and your own words explanation. तो पहले अध्याय में आपके पास बचने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, और अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में चेक इन करके दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करता है. We are choosing the file from this computer. I am choosing we are uploading. Those details, they will confirm this. This is the my report. We are checking similarities. Actually, this is the user account. So they are giving instructor feedback layer. This icon reflects quick marks, feedback summary. This is rubrics from height similarity layer. Please don't raise questions in this context. I will tell you, but please complete my exercise. Flags for review.
We have gotten 30% match over. Okay. Our matter is taking, it is showing 30% plagiarism. We go through download section. If we will choose current view, we'll get now. Am I audible? Now am I audible? Okay. Actually, I am using two gadgets. Then I am switching off one gadget. Please don't raise any question. Otherwise, I will use again. I hope voice is clear. Okay. Mm, this is the digital receipt. Are you looking this receipt? Please send me a message. Are you looking? Okay. It is a digital receipt, and we go to detailed. Detailed.
This is the detailed report. Okay. Chapter by Pramod Gupta. Then this is in my opinion, you are looking the green area. You are looking green matter. और जब ये इस तरह से बताता है, then you have a choice. You can change the words. You can change the words here, or you can change the words sequence. Okay. Different color. This is different. This is different. We will go at the end of this chapter. And this is our detailed report, where we were looking the different colors in the whole chapter. These colors, they are indicating the particular websites. Okay. Red is denoting like www.embodiedphilosophy.com. 9% is matching with embodiedphilosophy.com. 4% matter are matching with Hindu History Info. 4% fitness health 101.com. Okay, these are detailed. We have not. You are looking at exclude quotes of, exclude bibliography of, exclude matches of. We have used those. We have not used those filters. Okay. So this is the process of plagiarism checking, and we will, आपने देखा यहाँ पर कि हमने एक फाइल को यहाँ पर यूज किया, और 1 मिनट ये सारे फाइल में बंद कर देता हूँ, अदरवाइज मेरे my friends, Australian friends will think that I am working on this. Okay, when you can ask your questions.
You have any question, any query? Same type, in same process, with same process, you can detect, you can choose another file of thesis, another work of research. अगर आप रिव्यू रिसर्चेज में भी आप चूज करोगे इस तरह से फाइल, तो भी ये आपको बता देगा. और anyone is asking with me, what is meaning of citation? Citation is giving the credit of whose creative work which is used by researcher. आपने किसी भी व्यक्ति का, आपने किसी भी व्यक्ति के द्वारा पब्लिश्ड पूर्व प्रकाशित शोध पत्र या शोध थीसिस का, रिसर्च थीसिस का के किसी भाग का यदि आप अपने शोध में उपयोग करते हैं और उपयोग करने के उपरांत आपको वहां पर उसके जो ओरिजिनल ऑथर हैं, उसको जो लिखने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप उनका नाम वहां पर मेंशन करते हैं, और नाम ही नहीं, उस ऑथर का नाम, उस शोध कार्य का नाम, मीन्स यू शुड describe in citation, in your citation, the author's name, the research work's name and year, and publisher, and if it is belong with an university, then you should write the university name with country. This is citation. Citation का मतलब उद्धरण. आपने ये मैटर जो आपके कार्य से संबंधित है, ये जो आपने अपने कार्य में भी प्रयोग किया है, यह आपने कहाँ से लिया है, मीन्स citation. How we can reduce plagiarism in first chapter. My dear friend, I have told you very well in first chapter, in every first chapter, चाहे आप वो साइंस के लिए बना रहे हो, चाहे वो आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, if you are choosing quantitative research, if you are choosing qualitative research, if you are doing action research, if you are doing ex post facto research, if you are choosing ethnographical, if you are choosing bioethnological, means you are choosing, you are doing different research. You are doing the different researches, but I know very well कि in first chapter, पहले अध्याय में हम सभी we write the introductory part. It is based on your topic or your research problem, your research statement. यह पहला अध्याय आपके शोध समस्या या शोध शीर्षक से संबंधित होता है, जहां पर आप पहले भूमिका लिखते हैं, इसके बाद आप वहां पर आपके शोध शीर्षक में आए हुए कठिन शब्दों का विस्तार करते हैं, उनकी परिभाषाएं लिखते हैं, और इसके बाद आपके शोध के क्या उद्देश्य हैं ये लिखते हैं. इसके बाद आपके शोध का क्या रेशनल है. रेशनल इज द इम्पोर्टेंट हेडिंग इन फर्स्ट चैप्टर. यहाँ पर आपने जो रिव्यू रिसर्चेस किए हैं वो आप देंगे सेकेंड चैप्टर में. You will write review research in second chapter, but you will correlate your research topic, your research problem with previous researches in rational.
रेशनल में आप पहले अध्याय में उपयोगिता लिखते हैं, भाई पहले भी हो चुका है, दिस इज नॉट जेन्युइन रिसर्च, ऑलरेडी हैज डन, हो चुका है। तो आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग with this research topic or with this research problem? You write in rationale, आप वहां पर previous researches को कोट करते हैं और आप लिखते हैं कि साहब yes, I accept it, this topic has taken by many researchers, but there is a lack of the years, ये 5 साल पहले हुआ था, we will see the lack of period, हम इस दौरान इस अंतराल में आए हुए डिफरेंसेस को चेक करेंगे, we will check the difference in this period before 10 years ago, before 5 years ago, ये हो चुका है। तो इस तरह की चीजें हम रेशनल में भी लिखते हैं और फर्स्ट चैप्टर में और फर्स्ट चैप्टर में हम ये जो जितने भी हेडिंग है, वी हैव मेनी हेडिंग्स इन फर्स्ट चैप्टर, तो इन सारे हेडिंग्स को हम लेते हुए अपने फर्स्ट चैप्टर का काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि वी फेस ए मेजर प्रॉब्लम इन फर्स्ट चैप्टर इन रेफरेंस ऑफ डेफिनेशंस। एक ही सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता है, वो भी परिभाषाओं को लेकर के, या जैसे लिटरेचर वाले हैं तो अगर वो कोई कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं, सपोज दैट कि एक राइटर उनका इंग्लिश का है और एक राइटर उनका हिंदी का है, इफ वी आर चूजिंग द कंपैरिजन ऑफ इंडियन पोएट कालिदास and Western poet William Shakespeare. Both are mysterious. Both have written so many famous novels and poetries. तो अगर हम इन दोनों को चूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की पोएट्री यूज करेंगे. We will write here the William Shakespeare's poetries in our first chapter. We will write Kalidas Sanskrit poetry in our first chapter, क्योंकि we want to comparison with both poet. तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमको वहां पर इन दोनों को लिखना पड़ेगा. वी हैव टू राइट बोथ पोएट्रीज. और जब हम लिखेंगे और प्लैगरिज्म चेक करेंगे तो ऑब्वियसली ये बताएगा कि इट इज नॉट योर ओन वर्क, ये पहले से इंटरनेट में मौजूद है. और उसी का एक तरीका है जो मैंने आपको बताया कि यू शुड साइट इट, यू शुड टेक साइटेशन. आप वहां लिखें, आप परिभाषाएं यूज करें, लेकिन उसके नीचे यू शुड राइट योर वर्ड्स या योर जिस्ट ऑफ दोज डेफिनेशंस. आपको अपने शब्दों में भी उन परिभाषाओं के अर्थ लिख देने चाहिए, और वो भी उद्धरणों के साथ में, साइटेशन के साथ में, कि आपने कहां से इनको प्राप्त किया है और कहां से लिखा है. ये फर्स्ट चैप्टर की बात हो गई. इसके बाद सेकेंड चैप्टर में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस होती है रिव्यू रिसर्चेज में. रिव्यू रिसर्चेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है. यू फेस द प्रॉब्लम इन सेकेंड चैप्टर, ए कॉमन प्रॉब्लम, कि यू आर टेकिंग द ऑल रिव्यूज बाय शोध गंगा. आप सारे के सारे रिव्यू रिसर्चेज आप शोध गंगा से ले लेते हैं, बट यू आर फॉरगेटिंग कि देयर इज ए डेविल
वो इज उरकुंड। ये एक प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है जो आसानी से पकड़ लेगा, या जो टर्निटिन है वो आसानी से पकड़ लेगा और ये लोगों को बता देगा कि आपने कहाँ से इसको लिया है। तो उसका सबसे एक तरीका है, अधिकतर लोगों का मानना है, अधिकतर लोगों का ये कहना है कि अधिकतर लोगों का ये मानना है और ये कहना है कि देयर इज ए फिक्स स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस लिखने का एक फिक्स स्टाइल है। हम सबसे पहले वी राइट द research work, we write the author's name, research name, then year, then research objective, then research hypothesis or assumptions, then methodology if you wish, then results of the matter. आप वहां पर ऑथर का नाम लिख रहे हैं, आप वहां पर शोध का नाम लिख रहे हैं, उसका सन डाल रहे हैं, उसके शोध के उद्देश्य लिख रहे हैं, आप उसके शोध के परिकल्पनाएं और मान्यताएं लिख रहे हैं, उसने शोध में कौन सा डिजाइन यूज किया है वो लिख रहे हैं, इसके बाद क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वो भी लिख रहे हैं। तो आप कहते हो कि ना मैं शोधार्थी का नाम बदल सकता हूँ, ना मैं शोध का नाम बदल सकता हूँ, ना मैं ईयर चेंज कर सकता हूँ, ना मैं उसके उद्देश्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ। वी कैन नॉट चेंज द ऑथर नेम, रिसर्चर रिसर्च नेम एंड ईयर एंड ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस एंड assumptions एंड रिजल्ट्स आल्सो। तो क्या करें, क्या करना चाहिए? यहां भी एक तरीका है कि मैं आपसे कहूंगा, एपीए, पहले के एपीए ऐसा कहते थे कि इट वाज फिक्स, इट इज फिक्स। बट आप नया एपीए स्टाइल ओपन करेंगे, इफ यू विल ओपन द न्यू एपीए 7th edition, and if you will see the western works, they use your own words about previous researches। वो अपने सेकेंड चैप्टर में संबंधित साहित्य के अध्ययन में वो इस ये जो फिक्स है, इस फिक्सेशन को उन्होंने हटा दिया है। वो यूज करते हैं कि आप प्रीवियस रिसर्चेस के बारे में आप अपने शब्दों में लिखिए। गुप्ता एंड गुप्ता ने क्या किया है इस प्रीवियस रिसर्च में, डॉक्टर सिंह एंड डॉक्टर सनसनवाल ने क्या किया है इसको लिखिए आप अपने शब्दों में। यू कैन राइट रिव्यू रिसर्चेस विद इन योर वर्ड्स, विद योर वर्ड्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल नॉट गेट प्लेगराइज। Many universities do not check the second chapter in plagiarism. We should do, but there are many universities, and some universities do check, some universities do not check. So any one guy is asking that what's the difference between citation and reference. Dear, it is not your review related or terminology related webinar. I am telling about plagiarism. We have time limitation. When we check the third chapter, means research methodology. I have told you before in today or our my previous class yesterday कि थर्ड चैप्टर में भी हम अगर बहुत से फिल्टर नहीं यूज करते हैं, एंड इफ आवर plagiarism checker is not aware, if he has not research knowledge, then he will वो ढेर सारा मैटर वो प्लेगराइज मिलेगा उसको। he will not understand
कि देयर इज ए फिक्सेशन in quantitative researches. We know very well the writing of null hypothesis, the wordings of null hypothesis. ये सालों से यूज हो रहा है, बहुत सालों से यूज हो रहा है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. और अगर आप इसको फिल्टर में नहीं यूज करते हैं, फिल्टर में नहीं लेते हैं, तो ये तो थर्ड चैप्टर में भी आपको बता देगा कि देयर इज ए नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एडजस्टमेंट मार्क्स, एडजस्टमेंट स्कोर्स एंड सेमी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एडजस्टमेंट स्कोर्स. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन फला एंड फला. तो अगर हम यूज नहीं करते हैं फिल्टर, तो तीसरे में भी बताने की संभावना है, और उसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज चेकर को भी होना चाहिए. जब भी आप चेक कराने जाएं, यू गो टू चेक द प्लेगरिज्म, देन you should take a detailed report, or after taking you should observe all report or read all report. आपको बहुत अच्छे ढंग से इस रिपोर्ट का परीक्षण करना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ना चाहिए. और फोर्थ में भी आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी. जहां पर क्वांटिटेटिव के फिक्स टर्मिनोलॉजी है, वहां प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी इंटरनेट में ऑलवेज अवेलेबल है, ऑलवेज वो मिल रहा है वहां पे. फिफ्थ में बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, और इफ यू हैव टेकन योर डिस्कशन फ्रॉम सम फेमस websites, from previous research works, then those matter, ये मैटर भी कहीं ना कहीं प्लेगराइज मैटर ही बताएगा सॉफ्टवेयर. प्लीज 1 मिनट. तो इस तरह से फिफ्थ में भी हमको, फिफ्थ में जनरली प्लेगरिज्म का प्रॉब्लम नहीं आता है, एंड मैनी यूनिवर्सिटीज are checking the appendix also, but many universities do not check appendix, where you mention or you include your tools, questionnaire, scale, list and other tables. So there is a differentiation. बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो कुछ नियम मानते हैं या ऑपरेट करते हैं, और बहुत से हैं कुछ अलग मानते हैं. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संभवतः थीसिस को ही जस्ट इंक्लूड करना चाहिए, और थीसिस के अतिरिक्त, शोध कार्य के अतिरिक्त अन्य चीजों को, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो आपका अपेंडिक्स हो, चाहे रेफरेंसेस हो, चाहे बिब्लियोग्राफी हो, क्योंकि ये तो आप, ये ऑलवेज प्लेगराइज बताएगा ही बताएगा. but we have many universities and like कबीलाज. तो ये कबीले अपने अलग अलग तरीके से चेकिंग करते हैं, और इन्होंने अपने नॉर्म्स, अपने भी नॉर्म्स बना रखे हैं. और उरकुंड या इनफ्ली नेट आपको दे गिव द इंस्ट्रक्शंस फॉर चेकिंग द PhD thesis, but at university level they do not follow. Okay, so you should aware, आप सभी को व्यक्तिगत रूप से इसके प्रति अवेयर रहना चाहिए. और यदि किसी का मैटर प्लेगराइज निकलता है, तो आपको 4 चांस ऑलरेडी मिल रहा है. पहला चांस, पहले चांस में यदि आपका मैटर प्लेगराइज है, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया अभी कि आपको कुछ भी नहीं करना है,
आपको जस्ट वहां के वर्ड्स चेंज कर देने हैं और आपको अपने वर्ड्स लाने हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है जब आप इंटरनेट ओपन करते हैं एंड यू फॉलो द गूगल बाबा। जब आप गूगल बाबा की शरण में जाते हैं और यू ट्राई to take some appropriate words. You seek and search appropriate words, some fit together words, then it create problem. और अगर आप अपने ओन वर्ड्स यूज करते हैं, हम सभी को आफ्टर पेंडेमिक ये अच्छे से जानना चाहिए कि हमारा कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा एक ही धर्म है और वो है स्टडी, वो है रिसर्च। और हमको पूरी शुचिता के साथ, पूरी एकेडमिक इंटेग्रिटी के साथ हमको अपना काम करना चाहिए। हमको लैंग्वेज में बायसनेस नहीं रखना चाहिए। स्टेट, रीजनेबिलिटी, रिलीजन, क्लास, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब हमको कहीं ना कहीं छोड़ देने चाहिए और हमको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हमको विदाउट बायसनेस वी शुड डू आवर वर्क। हाँ, और अगर आपको वर्ड्स देखने हैं तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी देयर इज ए सॉफ्टवेयर वी कॉल आर्टिकल स्पिनर। You can search at Play Store. There are many article spinner softwares. You upload your file, but there is a limitation. There are limitations, and first limitation is words capacity. अगर आपके पास कोई ऐसा मैटर है जिसकी आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, पैराफ्रेजिंग करना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपकी लैंग्वेजेस चेंज कर देते हैं। आपको थोड़ा सा वर्ड सजेशन दे देते हैं, क्योंकि कभी कभार एक्सीडेंटली प्लेगराइज भी निकल आता है। वी हर्ड some lines or some definitions and we keep in our subconscious mind। अक्सर हमारे साथ होता है कि मैंने कोई शेर सुना है, मैंने कोई पोएट्री सुनी है, आई हैव हर्ड सम सोनेट, बैलेड, लिरिक, चौपाई, छवैया, दोहा, शायरी, और मेरे दिमाग में है और कभी मैं उसको लिखता हूँ तो नहीं मुझे याद है कि किससे रिलेटेड है, और मुझे लगता है कि ये और मुझे लगता है कि इट इज माय ओन वर्ड्स। तो एक्सीडेंटली भी कभी कभार हो जाता है और हमको ये सॉफ्टवेयर सजेशन देते हैं। इट इज नॉट अनएथिकल प्रैक्टिसेस। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप कहीं से कॉपी करके लाइए, और कॉपी करके यू शुड नॉट डू कॉपी, यू शुड नॉट अपलोड कॉपीड मैटर इन आर्टिकल स्पिनर। You should upload your own words. You should take help for suggestions of appropriate words or appropriate passages or lines. Hmm. There are many article spinner softwares. You can search, you can seek at your in your Android phone. ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और आप इनको अपने प्ले स्टोर में जाकर के खोज सकते हैं। यहाँ पर वर्ड लिमिटेशन है, और क्विलबोट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विच हेल्प यू फॉर आर्टिकल स्पिनिंग, वर्ड्स स्पिनिंग एंड थोड़ा थोड़ा प्लेगरिज्म के लिए भी वो यूज हो जाता है। ये पेड वर्जन में आता है। You can take from buyers, you can take from directly in internet. Hmm. And if you have some questions related plagiarism,
You can raise here. Please, I'm waiting. Sir, please tell me name again software ka. Madam, I will send you at WhatsApp group. At the time, will check for all chapter or one chapter plagiarism. It is your wish. If you will go through government checking agency, they will require the whole thesis. But you have, if you are checking, then you can check your chapter by chapter. But in my opinion, you should check chapter by chapter. Okay. Another question is, sir, your headphone mic is getting rubbed with your hood and making lot of noise. Extremely sorry. Okay. Another question related to, can we take help from dictionary? Why not? If you have patience, you can take help with dictionary. And there is a another software, dictionary.com. Many dictionaries are giving the CDs. You can take you can take help from dictionaries, particular dictionaries. वेबस्टर, चैम्बर्स, कॉलिंस, भार्गवा, आप ले सकते हो. यदि आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनदर गाय, हेलो. If you have any query related to plagiarism, you can raise your question at chat box. We have some time. I would like to say another thing. In after pandemic, we are taking classes by online mode. We are making some virtual stuff daily, day by day. We are making and we are presenting our classes by PPTs, by another virtual matter. There is a common term, एक सामान्य टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस. प्लैगरिज्म साहित्यिक चोरी मात्र शोध में या शोध पत्र में ही नहीं देखी जा रही है. कहीं ना कहीं आप जो दिन प्रतिदिन क्लास ले रहे हैं, जैसे पिछले क्लासेस में कुछ लोग डॉक्टर DN सनसनवाल के वर्ड्स PDF और वर्ड्स फॉर्मेट में वो पेपर मांग रहे थे. पिछले प्रोग्राम्स में आई हैव गिवन, और मैंने कुछ दिनों बाद पाया, एक मेरा अपना ग्रुप है, इंडियन टीचर एजुकेशन कम्युनिटी. देयर आर अप्रॉक्स 13,500 guys are in this group. तो उनमें से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और अक्सर दे कॉल मी from different states, from different universities. They raise our questions related to researches, related to journals, related to research papers, and we discuss another critical thinking topics and brain storming topics.
तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आपके यहाँ से कुछ लोगों ने जो अभी प्रोग्राम्स जॉइन किए हैं, दे आर टीचिंग विद दे आर टेकिंग द क्लासेस with those PPTs help. They are using the D.N. Sansanwal's PPT with his or her name. सर के वर्ड्स को, कंटेंट को वो अपना बता करके अपने बच्चों को प्रेजेंट कर रहे थे। तो उसके लिए एक तरीका है, हम डे बाय डे वर्चुअल मोड में बहुत सा मैटर बनाते हैं, क्रिएटिविटी से बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक न्यू टर्मिनोलॉजी है। हम अपने पीपीटी को भी, अपने वीडियो को भी वी कैन रजिस्टर विद क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस। हम अपनी पीपीटी को भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यू कैन सी स्मूथली इन इंटरनेट। There are some websites, they are giving the PPTs, only PPTs. वहाँ ढेर सारे PPTs पड़े हुए हैं और वहाँ ऑथर के नेम भी हैं और आप उनको आप यूज करोगे तो आपको साइटेड करना पड़ेगा। आप उनके ऑथर्स के नेम वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो जो भी वर्चुअल मैटर है उसमें आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस भी ले सकते हैं। Another question is here, in Urkund, if we check plagiarism 2 or 3 times, it is showing 100% plagiarize. How to overcome this? Yes, मैंने आपको बताया कि यदि एक बार आप चेक कर चुके हो और आपने वहां पे नो रिपॉजिटरी बताया है, ये उरकुंड में ही नहीं है, ये टर्निटिन में भी है कि यदि आप नो रिपॉजिटरी नहीं करते हैं, इट इज ए कॉमन आंसर। ये आपके आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि यदि आप कोई एक चीज चेक कर चुके हैं और आपने वहां उसको मेंशन किया है कि हमने इसको चेक किया है, we have checked already this stuff in this software, तो आप वहां पर जब दोबारा चेक करेंगे तो ऑब्वियसली वो बताएगा ही बताएगा। वहां पे चेक करने वाले को नो रिपॉजिटरी फंक्शन यूज करना है। जैसा कि